हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 134, जिसका नाम हिंदी गद्य साहित्य है। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कोड है। आज हम इसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही में उनके आंसर्स की भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य में जैनेंद्र का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, ये जो आपकी बुक है इसके अंदर जैनेंद्र कुमार के बारे में बताया गया है। साथ ही में जैनेंद्र कुमार का एक उपन्यास है त्यागपत्र, उसको भी दिया गया है। ठीक है, तो आपने वो पढ़ा होगा और जैनेंद्र कुमार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको हिंदी साहित्य में जैनेंद्र कुमार का क्या स्थान है, ठीक है, वो आपको बताना है, उनका स्थान निर्धारित करना है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। ठीक, जैनेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। ठीक है, जैनेंद्र कुमार जो है पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। ठीक है, जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि के उपन्यास और कहानियां लिखकर जनता को जीवन की सच्चाइयों से जोड़ने के काम में महारत सिद्ध कर रहे थे, जब हिंदी गद्य प्रेमचंद युग के नाम से जाना जा रहा था, तब उसी नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा का प्रारंभ करना सरल कार्य नहीं था। आलोचकों और पाठकों की प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना कहानी और उपन्यास लिखना जैनेंद्र के लिए कितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। बहुत से आलोचकों ने जैनेंद्र के साहित्य के व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की, परंतु व्यक्ति को रूढ़ियों, प्रचलित मान्यताओं और प्रतिष्ठित संबंधों से हटकर देखने और दिखाने के संकल्प से जैनेंद्र विचलित नहीं हुए। जीवन और व्यक्ति को बंधी लकीरों के बीच से हटाकर देखने वाले जैनेंद्र के साहित्य ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, जिस पर बाद में हमें आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद साहित्य के पूरक मनुष्य का व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों और भीतरी चिंताओं से मिलकर बनता है। दोनों में से किसी एक का अभाव उसके होने को खंडित करता है। इस दृष्टि से जैनेंद्र प्रेमचंद युग और प्रेमचंद साहित्य के पूरक हैं। प्रेमचंद के साहित्य की सामाजिकता में व्यक्ति के जिस निजत्व की कमी कभी कभी खलती थी, वह जैनेंद्र ने पूरी की। इस दृष्टि से जैनेंद्र को हिंदी गद्य में प्रयोगवाद का प्रारंभकर्ता कहा जा सकता है। उनके प्रारंभ के उपन्यासों परख, सुनीता और त्यागपत्र ने वयस्क पाठकों को सोचने के लिए बहुत सी नई सामग्री दी। हिंदी साहित्य का इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं, उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमटकर व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैनेंद्र के पात्र बने बनाए सामाजिक नियमों को स्वीकार कर उनमें अपना जीवन बिताने की चेष्टा नहीं करते, अपितु उन नियमों को चुनौती देते हैं। यह चुनौती प्राय उनकी नायिकाओं की ओर से आती है, जो उनकी लगभग सभी रचनाओं में मुख्य पात्र भी हैं। सन 1930 से 35 या 40 में स्त्रियों का समाज की चिंता किए बिना विवाह संस्था के प्रति प्रश्न उठाना स्वयं में नई बात थी। आगे हम देखते हैं। जैनेंद्र के पात्रों का व्यक्तित्व। जैनेंद्र के पात्रों में यह शंका, उलझन दिखाई देती है कि स्त्रियां संबंधों की मर्यादा में रहते हुए भी स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखना चाहती हैं, जो निस्संदेह भारतीय परिवेश में आज यानी जैनेंद्र के इन उपन्यासों के समय के 60-70 वर्ष बाद भी यथार्थ नहीं है। जैनेंद्र जानते थे कि वह जिस नारी स्वतंत्रता के विषय में सोच रहे हैं, वह एक दुर्लभ वस्तु है। समाज के स्वीकार और प्रतिक्रिया के प्रश्नों
से वे भी उलझे थे, इसलिए वे प्रश्नों को उठाते तो हैं किंतु उनका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं देते, बल्कि कहानी को एक मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं जहां से पाठक की कल्पना और भाव बुद्धि अपने इच्छा अनुसार विचरती है। बहुधा यह स्थिति खींच भी उत्पन्न करती थी, विशेषकर उस समय में जब ये उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद के उपन्यासों में समस्याओं का प्राय समाधान हुआ करता था। उस समय एक भिन्न प्रकार की समस्या उठाकर बिना निदान दिए छोड़ देना निस्संदेह एक नई शुरुआत थी। इसके आगे हम देखते हैं उनके उपन्यासों कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि में उनके स्त्री पात्र समाज की विचारधारा को बदलने में असमर्थ होने के कारण अंततः आत्मयातना के शिकार बनते हैं। यह आत्मयातना उनके जीवन दर्शन का एक अंग बन जाती है। उनमें समाज से अलग हटकर अपने अस्तित्व को ढूंढने का आत्मतोष तो है, किंतु उस स्वतंत्र अस्तित्व के साथ रह ना पाने की निराशा भी है। ज्ञानेंद्र के उपन्यासों ने निस्संदेह साहित्यिक विचारधारा और दर्शन को नई दिशा दी। अज्ञेय के उपन्यास इसी दिशा में आगे बढ़े हुए लगते हैं। आगे देखते हैं ज्ञानेंद्र की कहानियों में भी हमें यह नई दिशा दिखाई देती है। आलोचकों का मानना है कि उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने कथावस्तु को सामाजिक धरातल से समेटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। चाहे उनकी कहानी हत्या हो या खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, पाजेब, ध्रुव तारा, दो चिड़िया आदि सभी कहानियों में व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, कहा जा सकता है कि ज्ञानेंद्र के उपन्यासों और कहानियों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में नई बात थी, जिसने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध नई व्याख्या की, बल्कि व्यक्ति मन को उचित महत्ता भी दिलवाई। ज्ञानेंद्र के इस योगदान को हिंदी साहित्य कभी नहीं भूल सकता। ये था इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इनका क्या स्थान रहा है हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कथानक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा जो नमक का दरोगा कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको इसी कहानी का कथानक बताना है। तो इसका आंसर आप ना खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर ना पूरी कहानी जो है वो बताई गई है। ठीक है, काफ़ी बड़ा आंसर है इसका, आप इसे खुद से पढ़ लेना। ठीक है, और आप इसका आंसर बुक के अंदर से भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना बड़ा है। यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का कथानक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो कहानी है आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफ़ी चर्चित कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है जयशंकर प्रसाद की, आकाशदीप। इस कहानी के अंदर चंपा और बुद्धगुप्त दो पात्र हैं, इन्हीं की कहानी है। ठीक है, और ये जो कहानी है वो नायिका प्रधान कहानी है। ठीक है, तो आप इस कहानी को भी ना खुद से पढ़ लेना, इसके अंदर कथानक बताया गया है।
तो आप इस कथानक को आप देख लेना, इसके अंदर पूरी ही कहानी बताई गई है। ठीक। यहाँ पर इसका आंसर भी जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वापसी कहानी के आधार पर गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। जो वापसी कहानी है वो उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको इसी कहानी के जो गजाधर बाबू हैं, ठीक है, उनका चरित्र चित्रण करना है। तो हम उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, गजाधर बाबू को इस कहानी का केंद्रीय पात्र या नायक कहा जा सकता है। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गजाधर बाबू पर केंद्रित होने के बावजूद इसे चरित्र प्रधान कहानी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहानी का मकसद गजाधर बाबू के चरित्र को उभारना नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से परिवारों में वृद्ध लोगों की बदलती स्थिति को दर्शाना है। गजाधर बाबू वैसे तो घर के मुखिया हैं और परंपरागत दृष्टि पर उनकी इच्छा और आदेश ही पूरे परिवार के लिए सर्वमान्य होने चाहिए। वह इसका प्रयत्न भी करते हैं कि घर के सभी सदस्य उनके कहे अनुसार चलें, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनके इस आदेश देने की कोशिशों को घर के दूसरे सदस्य बहुत पसंद नहीं करते, बल्कि अपने अपने ढंग से उसका विरोध भी करते हैं। यही नहीं, उनका घर में मौजूद रहना भी शेष सदस्यों को अखरने लगता है। कहानी यह स्पष्ट नहीं करती कि पत्नी और बच्चों का बदला हुआ व्यवहार किस वजह से है। अपने परिवार से दूर रहने के कारण या परिवार के बदलते ढांचे के कारण। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि गजाधर बाबू कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति हैं। अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले दूसरों लोगों के प्रति भी वे स्नेह का भाव रखते हैं। गणेशी का उदाहरण हमारे सामने है कि जिसको वे बहुत ही प्रेम से याद करते हैं। अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में गहरा लगाव है और नौकरी से रिटायर होने के बाद जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की इच्छा के पीछे अपनी पत्नी के प्रति उनका यह लगाव भी है। पत्नी को लेकर कई मधुर स्मृतियां उनके मन में बसी हुई हैं। अपने बच्चों के प्रति भी स्नेह का भाव उनके मन में है। उनमें अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोध है। इसी वजह से वे बच्चों को टोकते हैं, लेकिन उनकी इस भावना को बच्चे समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि पिता उन पर शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता और बच्चों में जिस तरह का संवाद होना चाहिए उसका अभाव भी नज़र आता है। उनकी बेटी बसंती का उदाहरण लिया जा सकता है। अपनी पत्नी के काम के बोझ को हल्का करने के इरादे से जब वे यह फरमान जारी करते हैं कि सुबह का खाना बहू बनाएगी और शाम का खाना बसंती, तो बसंती यह कहते हुए विरोध करती है कि उसे कॉलेज भी जाना होता है। लेकिन पिता बेटी को समझाते हुए तर्क देते हैं, तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। माँ की नज़रों में बसंती का काम से जी चुराने के पीछे मुख्य कारण अपनी सहेली शीला के यहाँ जाना है, जहाँ उन्हीं के अनुसार बड़े बड़े लड़के हैं। एक पिता के लिए यह कथन निश्चय ही चिंता का विषय है। एक कुंवारी लड़की ऐसे घर में बार बार आए जाए जहाँ जवान लड़के हों, तो उसका चिंतित होना स्वाभाविक है। और इसी वजह से जब वह एक दिन बसंती को शीला के घर जाते हुए देखते हैं तो उसे जाने से रोक देते हैं। बेटी नाराज़ हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। बेटी के इस तरह रूठ जाने से माँ दुखी हो जाती है और वह इसके लिए अपने पति को ही दोषी मानती है। क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। यह पूरा घटनाक्रम गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की दो कमजोरियों को इंगित करता है। गजाधर बाबू का जीवन संबंधी नज़रिया परंपरावादी है
उनका मानना है कि स्त्रियों का कर्तव्य घर में रहना और घर के काम में हाथ बटाना है। पढ़ाई उनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता देना भी उचित नहीं है। यही नज़रिया उनकी पत्नी का भी है और इसी कारण वह अपने पति से शिकायत भी करती हैं। लेकिन उसने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने को एडजस्ट भी कर लिया है, जबकि पिता में वैसा लचीलापन नहीं है जो एक पिता में होना चाहिए। कम से कम जवान बच्चों के साथ वह सिर्फ आदेश द्वारा अपनी बातें नहीं मनवा सकते। विडंबना यह है कि गजाधर बाबू अपनी बेटी पर आदेश चलाते हैं। बहू और पत्नी भी उनकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन बेटों को वे कुछ नहीं कहते। बसंती के बनाए खाने पर छोटे बेटे का यह टिप्पणी करते हुए खाना छोड़कर उड़ जाना कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, लेकिन बेटे के ऐसे व्यवहार पर गजाधर बाबू उसे कुछ नहीं कहते। बेटी की ही शिकायत पत्नी से करते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। बेटे और बेटी के बीच फर्क करने का जो रूढ़िवाद नज़रिया है वह गजाधर बाबू के पूरे व्यवहार में झलकता है। ये तो था इसका आंसर। ठीक है, गजाधर बाबू का जो चरित्र चित्रण था वो हमने देखा। ठीक है, कि उनका जो नज़रिया है वो कैसा है अपने बेटे और बेटी के प्रति। ठीक है, लेकिन वो ऐसे कठोर भी नहीं है, संवेदनशील है। तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा, ठीक है, सुन लिया होगा। बाकी आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ललित निबंध के रूप में कुटज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आपको जो कुटज निबंध है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको इस निबंध की विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर आपने ये निबंध पढ़ा नहीं है तो आप इस निबंध को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कि कुटज निबंध क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी विशेषताओं को अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। आप इसका आंसर खुद से पढ़ लेना। ठीक, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो ललित निबंध लिखा है कुटज, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, किस तरह उन्होंने इसे मनुष्य के साथ भी जोड़ा है। ठीक, ये इसका आंसर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र के संदर्भ में जैनेन्द्र के साहित्य में स्त्री और भारतीय संस्कृति का क्या आधार है। ठीक है, जो त्यागपत्र उपन्यास है ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। तो उनके साहित्य त्यागपत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो जैनेन्द्र का साहित्य है उसमें स्त्री और भारतीय संस्कृति का क्या आधार है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद से पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा है। आप अगर इसे खुद से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर। इतना मुश्किल नहीं है इसे समझना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन शुरू होता है। हमारा क्वेश्चन है, क्या नमक का दरोगा आज भी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो नमक का दरोगा कहानी है जिस समय लिखी गई थी तो क्या आज भी उसकी प्रासंगिकता है। ठीक है, क्या आज भी उसका उतना ही महत्व हम देखते हैं अपने समाज में। ठीक है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी ना देख लेना, पढ़ लेना खुद से। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। हमारा क्वेश्चन है,
उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जो वापसी कहानी है, ठीक है, आपको उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर पढ़ लेना, खुद से देख लेना। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लोभ और प्रीति निबंध की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। जो लोभ और प्रीति निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको इस निबंध की भाषा शैली के बारे में बताना है, भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है कि ये जो निबंध है उसकी भाषा कैसी है, ठीक है, उसकी शैली कैसी है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक, तो वो आप पढ़ लेना, खुद से देख लेना कि शुक्ल जी ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया है, किस शैली में इस निबंध को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध लेखन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध लिखते हैं उनके निबंध लेखन की आपको समीक्षा करनी है, उनके निबंध लेखन के बारे में आपको बताना है कि वो किस तरह के निबंध लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन शुरू होगा। हमारा क्वेश्चन है उषा प्रियवंदा के रचना संसार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब ये जो उषा प्रियवंदा हैं उन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं, कैसी रचनाएं लिखी हैं, कितनी रचनाएं लिखी हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उनका जो रचना संसार है उस पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा परिचय है इनका, उसके बाद में फिर इनका जो रचना संसार है उसकी बात की गई है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा वापसी कहानी से ही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वापसी कहानी की भाषा और संवाद का परिचय दीजिए। जो वापसी कहानी है उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है और साथ ही में उसमें संवाद का परिचय देना है कि हमें इस कहानी में किस तरह के संवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, खुद से पढ़ लेना आप इसको। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, साथ ही में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, जो प्रेमचंद हैं, ठीक है, उनका आपको साहित्यिक परिचय बताना है, मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा है अभी तक उनके बारे में आपको बताना है कि इन्होंने किस तरह का साहित्य लिखा है, इनका जो पूरा साहित्यिक जीवन है उनके बारे में आपको बताना है, उनका परिचय देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप खुद से पढ़ लेना इसको।
यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति पर रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व का प्रभाव किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। हमने इस बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे उन सभी को देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, और आपको जो इसका PDF है, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।